फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होते हैं, जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, जिसमें एक चीज़ होती है ओरिजिन। ओरिजिन से हम कितना दूर एक्स पे हैं, ओरिजिन से कितना दूर वाई पर है, ओरिजिन से कितना दूर जेड पर है। किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, उसके डिस्टेंस को, उसके स्पीड को, उसकी लोकेशन को, तो उसको किसी रेफरेंस से नोट किया जाएगा। वो रेफरेंस हमारा ओरिजिन होगा, यानी वो ओरिजिन हम खुद ही होंगे। हमारे लिहाज से कोई चीज़ कितना दूर है, कितना लेफ़्ट है, कितना राइट है, कितना अप है, कितना डाउन है, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी ये इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद कितने तरह के हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं? तो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये हमारे क्या थे? इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, विथ ओरिजिन, या फिर यूँ कह लो कि विथ ज़ीरो एज अ ओरिजिन, ज़ीरो एज एन ओरिजिन, यानी जिसमें जो हमारा ज़ीरो होता है वो हमारा क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये, ठीक है। फिर आपको क्या बताया कि इसके बाद दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से? इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। डेफिनेशन की पहचान ये है, दोनों में फ़र्क ये है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट में हो या फिर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। डेफिनेशन में क्या आता है कि आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हैंस हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, यानी उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, और उसके लिए जो एक आइडियल एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब रियल भी नहीं, उसको थोड़ा आइडियली बोलूँगा क्योंकि उसको हमने अज्यूम कर लिया। तो हमारी जो रियल वर्ल्ड है, हमारी अर्थ जो है, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शिया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं? अर्थ एक कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल। अच्छा, दूसरा क्या? नॉन इनर्शियल। क्या? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में हो ही नहीं बल्कि किसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब जिसकी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही है, जिसके अंदर आपको ऐसा फील हो कि आप मूव कर रहे हो, आप पे एक्सेलरेशन लग रहा हो, आप पे फोर्सेस लग रही हो, आपको लगे कि आप मूव कर रहे हो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? नॉन इनर्शियल, जिसके अंदर एक्सेलरेशन किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं होगा बल्कि कुछ ज़्यादा आ रहा होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है? मूविंग ट्रेन, ट्रेन भी हो सकती है, ठीक है, या क्रेडल, कोई झूला भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा सफ़र जिसमें वो गाड़ी, वो व्हीकल स्मूथ नहीं चल रहा हो। जैसे एक और चीज़ बताई थी, क्या? टेक ऑफ और दूसरा क्या? लैंडिंग। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं भाई? टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान हम नॉन इनर्शियल में होते हैं, और ड्यूरिंग द फ्लाइट हम किस में होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इसमें स्पेशली बोलेंगे, स्पेशली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्पेशली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू। ये किस में होगा? देखो, जितने भी फिज़िक्स के लॉज हमने बनाए हैं, जितने भी नेचर के लॉज हमने समझे हैं, लॉज में, फिज़िक्स में जिसके जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, या उसमें ख़ास तौर से कौन से लॉज? न्यूटन्स के तमाम लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तमाम लॉज होल्ड होते हैं ट्रू, दुरुस्त होते हैं या वैलिड होते हैं। इनका नतीजा दुरुस्त आता है, जैसा लॉ कहता है वैसा ही होता है, ठीक है। या ये लॉ बनाए गए हैं ख़ास तौर से किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल। कौन सा? देखो, हम हर लॉ को सुकून की हालत में, रेस्ट की हालत में, या एक ऐसी हालत में जिसमें हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हों, तो वो लॉ हमारे लिए वैलिड होता है। देखो, मिसाल के तौर पे एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें लिखा होता है कि इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल एजेंट, कि अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं हो तो अंदर मौजूदा जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं
उसका मोमेंटम टकराव से पहले टकराव के बाद सेम रहता है, अगर कोई बैरूनी कुव्वत नहीं हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट ना हो। क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल एजेंट आया तो फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गड़बड़ या डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, उस पर फोर्स लगने लग जाएगी। तो जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा ना, वो वाला सिस्टम हमारा इनर्शियल होगा। जहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट शामिल हो गया तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। यानी बैरूनी कुव्वत आ जाए, कोई थर्ड पार्टी एंटर हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगने लग जाएं, तो फिर वो कौन सा हो जाता है, नॉन इनर्शियल। नहीं, जब तक नहीं हो, सुकून की हालत में आइसोलेट हो, तन्हा हो, अकेला हो, तो वो कौन सा हो जाता है, इनर्शियल। तो अमूमन जितने फिजिक्स के लॉज होते हैं या न्यूटन का कोई भी लॉ, अब मिसालें न्यूटन बोलता है कोई भी चीज़ जब तक नहीं मूव करेगी जब तक उस पर कोई कुव्वत ना लगे। ये लॉ किस लिए कब वैलिड है, जब हम सुकून की हालत में, हर चीज़ अपनी जगह रखी रहेगी जब तक हम खुद उसको उठा के कहीं ना ले जाएं। या मिसाल के तौर पे हवा चलेगी तो सब इधर उधर रहेगा, हवा चलेगी तो हवा भी एक फोर्स है ना। अच्छा, अब वही सारी चीज़ें, अब एक ऐसे फ्रेम में बैठे वो जो मुसलसल घूम रहा है, मूव कर रहा है, या मान लो ज़लज़ला आया हुआ है कहीं, किसी एक आर्टिफिशियल एक अर्थक्वेक है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ ज़मीन हिल रही हो। अब ज़मीन ही हिल रही हो एक ऐसी हालत के अंदर है जहाँ पे हम खुद अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं। तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट शामिल हो गया, थर्ड पर्सन शामिल हो गया, तो वहाँ पे लॉज उस तरह बिहेव नहीं करेंगे जैसे वो हकीकत में लॉज बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हकीकतन जो लॉज बिहेव दुरुस्त तौर पे करते हैं वो कौन से फ्रेम में करते हैं, इनर्शियल में। और जहाँ नताइज में फ़र्क आने लग जाए, लॉ अपनी हकीकत से हट जाए, लॉ में एरर आने लग जाएँ, वो लॉ सही नहीं चल रहा हो या वहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा हो वो लॉ, अब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो जहाँ इतनी एक्सटर्नल फोर्सेस आ गई हैं तो कोई चीज़ कहीं टिकेगी नहीं और मुसलसल मूवी करती रहेगी। मतलब उसके ऊपर वो F=ma, या हम बोले वो जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ तो वो रेस्ट में रहेगा, तो वो वाली कहानी रहेगी नहीं, कोई चीज़ स्टेबल ही रहेगी। अब मैं चेयर को चाह रहा हूँ खिसकाऊँ तो खिसकेगी ना, लेकिन नॉन इनर्शियल में होंगे तो ये खुद ही ऐसे घूम रहा होगा कि चेयर अपने आप इधर उधर गिर रही होगी, है ना। तो अब कोई भी नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो तो झूले में बैठ के कर सकते होगा, झूले में बैठ के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। या बस की बात कर लो, आप पुराने ज़माने के 4 की चौरंगी से गुजर रहे हो और वो गाड़ी ऊपर नीचे और आप क्या उस गाड़ी के अंदर बैठे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, स्मूथली नहीं कर सकते ना, पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। तो वो फिर कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल में कोई भी फिजिक्स का लॉ दुरुस्त काम नहीं कर रहा होता। हाँ, सारे लॉ वैलिड कब हैं, इनर्शियल में। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना, या उसमें ये लाइन हम लिख सकते हैं कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड स्पेशली न्यूटन्स लॉज होल्ड्स ट्रू इन इनर्शियल एंड डोंट होल्ड ट्रू, दुरुस्त नहीं होते, या फिर क्या लिखेंगे, आर नॉट वैलिड। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। प्रिंसिपल कौन सा वाला, LE वाला, असूल वाला प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। जी, ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। सवाल आता था डिफाइन या व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी अब आपके लिए कोई नया वर्ड तो नहीं है ना कि क्या होती है रिलेटिविटी बेटा? रिलेटिविटी क्या है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो ऑब्जेक्ट से डील करती है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। हम ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं किस कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस। वो दो एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होती हैं, या तो हाई स्पीड होती है या दूसरा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यानी आप अर्थ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर किसी ऐसे प्लैनेट पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, या स्पेस में किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जिसकी मिसाल में ब्लैक होल्स होते हैं। स्पेस में बड़े बड़े ब्लैक होल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है कि उनकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उनके नज़दीक जाकर जो फिज़िक्स है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है, जो हमें हमारे नेचुरल लॉज हैं वो मुख्तलिफ बिल्कुल ही चेंज हमारे हो जाते हैं। तो लिहाजा रिलेटिविटी एक स्पेशल किस्म की फ़िज़िक्स है, ठीक है, जो दो कंडीशंस पे चलती है। किस पे? हाई स्पीड पे। हाई स्पीड का मतलब वेरी हाई स्पीड, जिसकी मैंने बात की थी कि 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, वो या उसके करीब तरीन स्पीड। और दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है।
अच्छा जी, लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छा, आइंस्टीन की स्पेलिंग में कोई ई आई एन लगाता है, कोई आई एन लगाता है, डिफरेंट होती हैं, बट ये इसको कुछ लोग आइंस्टीन पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको आइंस्टाइन पढ़ते हैं, तो देख लेना इसको। अच्छा, हाँ भाई मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन all possible reference frames, all possible reference frames, according to Albert Einstein, all possible reference frames, all possible reference frames moving at uniform velocity, moving at uniform velocity, moving at uniform velocity, moving at uniform velocity relative to one another, relative to one another। उसके बाद ब्रैकेट में ऐसे लिख देना आई डॉट ई, यानी देयर फोर या डेट इज, इसके आगे लिखना इनर्शियल फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स, ब्रैकेट में लिखना इनर्शियल फ्रेम। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑल पॉसिबल फ्रेम्स, ऑल पॉसिबल रेफरेंस फ्रेम्स मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी relative to one and other, ब्रैकेट में लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, आर equivalent, are equivalent for the, are equivalent for the, are equivalent for the statement, are equivalent for the statement, statement, are equivalent for the statement, statement and description, and description, and description of physical laws, of physical laws, physical laws are equivalent for the statement and description of physical laws। दादाजी ने अज्यूम किया था, दादाजी के एक नज़रिया था, अजम्पशन थी, तसव्वुर, फ़िलहाल तसव्वुर कह लो उसको, उन्होंने अज्यूम किया, ऐसा सोचा अपने हिसाब से कैसा होगा। यकीनन आइंस्टाइन ने, दादा साहब ने अब तक जितनी बातें करी ना, जितना हम अब पढ़ रहे हैं, वो अभी तक लॉ नहीं है, वो अभी तक लॉ नहीं है, वो थ्योरी है। थ्योरी वो होती है जो एक किस्म से नज़रिया होता है और कैलकुलेशन बेस पे उसके उसको प्रूफ करा हुआ होता है, कैलकुलेशन बेस के ऊपर। बट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा 100% एविडेंस उसके नहीं मिल रहे होते, लेकिन अगर कुछ हद तक भी मिल रहे हो तो उस थ्योरी को हम वैलिड मानते हैं और उसको इज़्ज़त दे रहे होते हैं, उसको समझ रहे, उसको पढ़ रहे होते हैं। हाँ, जब तमाम नुक्ता नज़र से वो वैलिड हो जाए, एविडेंस रियल लाइफ में फ़ील होने लगें, तो फिर हम उसको लॉ कहते हैं।
तो आइंस्टाइन की दी गई थ्योरीज जो कि 1912-13 में थी, उनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साइंटिस्ट हैं ना उस पर एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूफ करते रहे और आज भी स्टिल प्रूफ चलता रहता है। तो अब वो मज़ीद वैलिड और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एक वक्त आया मुमकिन तौर पर हम इसको एक लॉ भी एक्सेप्ट कर लें, बट अभी तक हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी को लॉ बनने में थोड़ा सा और टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, असल में आइंस्टाइन की तमाम जो रिलेटिविटी की बातें होती है ना, इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, रियल लाइफ में फ़ील करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि रियल लाइफ में हम ऐसी चीज़ों से डील नहीं कर रहे होते। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि इनके लिए कंडीशंस चाहिए कैसी, एक्सट्रीम, जो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं होती है, या बहुत हाई स्पीड और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड आम लाइफ में नहीं पाई जाती। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये है कि आइंस्टाइन ने एज्यूम किया कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, मतलब दुनिया भर में कहीं पे भी आप किसी भी लेबॉर्ट्री में बैठकर, किसी भी एक्सपेरिमेंट रूम में बैठकर, किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी फिजिक्स के लॉ को परफॉर्म करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, मिसालें न्यूटन के सेकंड लॉ पे करोगे, ओम्स लॉ पे करोगे, कूलम्स लॉ पे करोगे, ग्रेविटेशनल लॉ पे करोगे, है ना, किसी भी लॉ को आप परफॉर्म करने जाओगे ना, जब कोई उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, अब ये मुमकिन है कि एक बंदा जो कि यूरोप में, अमेरिका में बैठा हुआ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक बंदा जो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट हो सकता है, दोनों जो रीडिंग्स ले रहे हैं, दोनों जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर एक लॉ ये बोलता है कि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, अगर एक लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, तो यही लॉ अमेरिका में भी वैलिड होगा, ये लॉ पाकिस्तान में भी वैलिड होगा। फ़र्क ये हो सकता है कि एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया 10 वोल्ट से और करंट था उसके पास 2 एम्पियर, उसने 10 से 12 किया, करंट 2 से 2.5 हो गया, उसने 12 से 13 किया, करंट 2.5 से 3 हो गया। अब पाकिस्तान में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिसाले, तो हमने स्टार्ट किया 20 वोल्ट से, अब 20 वोल्ट पे करंट था मान लो 4 एम्पियर, 21 पे कितना हो गया 4.5, 22 पे कितना हो गया 5। अच्छा, रीडिंग दोनों की अलग अलग है, उसकी रीडिंग अलग है, मेरी रीडिंग, लेकिन दोनों जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। दोनों ममालिक में, दोनों जगहों पे लॉ ये बोलता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, बढ़ाओगे तो करंट बढ़े। जैसे हम देखते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आ जाता है घरों में, हाई वोल्टेज से चीज़ें भागने लगती हैं, पंखा तेज़ चल रहा होता है, लाइटें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं वो जल जाएगा, तो हम बंद कर देते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। या अगर वोल्टेज कम आ रहा होता है तो पंखा ऐसे बहुत स्लो चल रहा होता है और रोशनी भी हल्की हो जाती है। तो वही वाला ये कहलाता है ओम्स लॉ। तो कोई भी फिज़िक्स का लॉ, कोई भी लॉ दुनिया की किसी भी जगह अगर आप परफॉर्म करोगे ना, तो वो हर जगह पे उसका जो नताइज, फाइनल रिजल्ट होंगे ना, जो उसका बिहेवियर होगा, उसका जो बिहेवियर, जो एग्जैक्ट लॉ होगा, जो डेफिनेशन होगी, वो हर जगह पे कैसी होगी, सेम होगी। हाँ, रीडिंग, कैलकुलेशन ये सब अलग हो सकती हैं, लेकिन जब उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ सबका एक जैसा बनेगा। अगर किसी का ग्राफ ऐसा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो हर जगह पे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर कहीं ग्राफ कर्व आना चाहिए तो वो कर्व ही आएगा। रीडिंग अलग हो सकती है लेकिन बिहेवियर सेम होगा, बिहेवियर सेम होगा। न्यूटन का लॉ बोलता है अगर आप किसी पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसमें उतने ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यही लॉ कनाडा में भी वैलिड है, यही लॉ लेआरी में भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। अगर एक बंदा लेआरी में फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। और वही बंदा कनाडा में बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, ज़्यादा लगाएगा ज़्यादा पैदा होगा, कम लगाएगा। तो लॉ का बिहेवियर सेम होगा, जगह, मकाम, इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग्स वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन दुनिया भर के किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप मौजूद हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां आप मौजूद हैं, जहां आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहीं पर भी हो, अगर वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, इनर्शियल हो, तो उसमें परफॉर्म किया जाने वाले तमाम फिजिक्स के लॉज इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट से मुराद ये कि तकरीबन एक जैसे होंगे, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। न्यूटन सेकंड लॉ दुनिया जहाँ में हर जगह सेम होगा।
न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो कनाडा में भी वही न्यूटन थर्ड लॉ है। ऐसा नहीं कि वहाँ बिहेवियर अलग है, क्योंकि पूरी दुनिया ओवरऑल कैसी कंसिडर की जाती है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आधी दुनिया इनर्शियल होती है और आधी दुनिया हमारी कैसी होती, तो फिर आधी दुनिया में लॉ अलग बिहेव करते और आधी दुनिया में लॉ अलग बिहेव। तो पूरी दुनिया एक साथ कैसी है, इनर्शियल। तो पूरी दुनिया जब हमें कहीं भी कोई भी लॉ परफॉर्म किया जाएगा तो वो लॉ सारे के सारे कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो ये डेफिनेशन समझो इसकी भी हो गई कि एक इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें फिजिक्स के तमाम लॉज वैलिड होते हैं। यह प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी यही है कि फिजिक्स का परफॉर्म करने वाला कोई भी लॉ किसी भी जगह पे परफॉर्म किया जा रहा हो, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, इनर्शियल है, तो वो तमाम लॉज इक्विवेलेंट रहेंगे। लॉज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हर जगह न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma ही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा एक जगह F = ma है और F = 2ma, 3ma, 4ma, नहीं। V = IR होता है, एक फॉर्मूला है V = जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ेगा करंट, तो हर जगह फॉर्मूला यही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा V = 2IR। हाँ, ये सिर्फ जब हो सकता है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में चेंज आ जाए, एक इनर्शियल दूसरा, हाँ, तो एक के लिए IR एक के लिए 2IR हो सकता है। लेकिन जब तक आप इनर्शियल फ्रेम के अंदर, अच्छा अगर आप वर्ल्ड अर्थ में भी हो और अगर आप किसी और प्लैनेट पे भी चले गए, आप चंद्रयान से चांद पे चले गए, आप चांद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब इंडिया जो है वो चांद पे भी अपने उसमें लैंडर भेजा, तो अब वहाँ वो एनालिसिस करेगा, तो चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, चीज़ें वहाँ से इकट्ठी करेगा। उसका जो रोवर है, रोवर यानी ज़मीन पे जो घूमेगा ना, वो समझो एक रोबोट है। वो रोबोट है ना, वो ज़मीन के अंदर मौजूद मटेरियल की पहचान करेगा, ज़मीन चांद में क्या क्या है। चांद में वो मादनियात हैं जो ज़मीन पे नहीं है, नायाब मादनियात है जिनकी ज़मीन में कमी है, तो वो वहाँ से निकालना ही तो मकसद है। इन जगहों पे जाने का मकसद क्या है कि वहाँ से वो ज़मीन की मादनियात लाई जाएँ ताकि वो ज़मीन के लिए नायाब होंगी और वो मुल्क इकोनॉमी में बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उसमें इंडिया है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। तो चांद तकरीबन मान लो चांद भी ज़मीन की तरह एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब अगर चांद पे जाएंगे तो चांद, अच्छा चांद भी हरकत करता है, चांद भी घूमता है, स्पिन करता है, लेकिन उसकी स्पिन ज़मीन से थोड़ी मुख्तलिफ है। और अब वहाँ के बारे में हम नहीं जानते कि वहाँ का स्पिन ऐसा है कि हमें फ़ील होगा या नहीं होगा। अगर मान लो चांद का स्पिन ऐसा है कि चांद पे हम गए और हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि चांद स्पिन कर रहा है, और अमूमन ऐसे ही होता है। चांद भी एक ऑलमोस्ट माना गया जाना या सपोज किया हुआ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर दुनिया पे फिजिक्स का हम कर रहे हैं लॉ, तो वो दुनिया में भी वैलिड और चांद पे भी वैलिड है। सही है। हाँ, किसी और ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहाँ की कंडीशंस डिफरेंट हो, कंडीशंस डिफरेंट हो। डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि वो प्लेनेट ऐसी स्पीड से मूव कर रहा हो जिसकी स्पीड रेगुलर नहीं हो। मतलब कभी वो फास्ट, मतलब कभी वो स्पिन करते करते फास्ट हो जाए, कभी वो मतलब उसकी स्पीड में चेंज आता रहे। तो फिर हमें भी ये फील होगा कि यार हमें ना ऐसा लगेगा हम चक्कर आ रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल झूले में बैठे होते हैं। तो फिर ऐसे प्लेनेट के ऊपर जो हम फिजिक्स लॉस परफॉर्म करेंगे वो बिहेवियर नहीं रखेगा जो बिहेवियर कहाँ रखता है, दुनिया में रखता है। तो लिहाजा एक बात को याद रखेंगे कि कुछ भी ना एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट से मुराद ये कि एक जैसा, कुछ भी एक जैसा नहीं है। खुदा के सिवा कुछ भी एक जैसा नहीं है। हर चीज़ बदलती रहती है, नज़रिए से नज़रिया बदलता रहता है। हम किसी चीज़ को एक फ़िक्स नहीं कर सकते। तो हम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती, सबके लिए कोई चीज़ फ़िक्स नहीं होती, बल्कि एक चीज़ सबके लिए नज़रिया अलग अलग रखती है। अब ये बातें हम समझते जाएंगे कि क्या नज़रिए किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं हमारे पास, ठीक है। बहरहाल तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी अगेन एक बार रिपीट करते हैं, क्या है कि वो ये बोलता है, आइंस्टाइन ने ये बात हमें कही कि भाई दुनिया जहाँ में किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फिजिक्स का लॉ परफॉर्म करोगे, सो ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर, जिसके बारे में लिखा था कि उनको स्टेटमेंट और उनकी डिस्क्रिप्शन, कि द डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑल द फिजिकल लॉज, क्या लिखवाया था मैंने, आर वैलिड या आर इक्विवेलेंट। आर स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हर लॉ की स्टेटमेंट होती है उसको डिस्क्राइब करते, उसको बयान करते हैं कि भाई ये कैसा परफॉर्म करेगा, इससे क्या नतीजे मिलेंगे। तो हर जगह किए गए जो लॉज की डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट है वो कैसी होगी, इक्विवेलेंट। हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट जब बोलते हैं कि जब हमें लगे कि कोई फ़र्क ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इक्विवेलेंट ये बोल रहे हैं कि भाई
अगर कोई छोटा मोटा फ़र्क आया भी तो वो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं होगा, तकरीबन सारे लॉस इक्विवेलेंट ही होंगे। सारे लॉस से मुराद है कि एक ही लॉ अगर दुनिया जगह मुख्तलिफ जगहों में परफॉर्म किया जा रहा हो, मुख्तलिफ जगहों पे एक ही लॉ परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो एक ही लॉ हर जगह पे कैसा होगा, इक्विवेलेंट, तकरीबन मतलब उसके जैसा ही होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जैसा ही समझ लो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये डिग्री इस डिग्री के इक्विवेलेंट है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग BS करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो BS की डिग्री है ना, ये इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है, मतलब उसी के जैसी मानी जाएगी। तो कोई फ़र्क नहीं, इसका मतलब ये है, नाम में फ़र्क है, काम वही है, यूँ समझ लो। तो लॉ भी जो है सेम बिहेव करेगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें जो स्पीड्स होती हैं ना, जो वेलोसिटीज़ होती हैं, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन, उनकी रिलेटिव मोशन की वजह से। अच्छा, रिलेटिव मोशन से मुराद ये कि या तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है, यानी मिसाल के तौर पर मैं रेस्ट में हूँ और मैं जिसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो मूव कर रहा है, या मैं मूव कर रहा हूँ और जिसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो रेस्ट में। कोई एक रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है, या दोनों ही मूव कर रहे हैं। दिस इज़ अ रिलेटिव मोशन। हाँ, अगर दोनों ही रेस्ट में तो डेफिनेटली सी बात है एक दूसरे के लिहाज से दोनों की कोई स्पीड नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर कोई एक भी मूव कर रहा होगा तो ये कहलाती है क्या, रिलेटिव मोशन। तो जब हम ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होती है, रिलेटिव मोशन की जब बात हो, और इसमें एक स्पीड लिमिट हम यूज़ करेंगे, स्पीड लिमिट। इसमें एक स्पीड लिमिट है और वो स्पीड लिमिट क्या होगी, फार लेस, बहुत कम, फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। देखो, इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम बात करेंगे कि जो रिलेटिव फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस की एक दूसरे के लिहाज से जो स्पीड में फ़र्क होता है, मतलब सराउंडिंग कुछ कह रहा होता है, दूसरा ऑब्जर्वर कुछ कह रहा होता है, एक जवाब नहीं होता है स्पीड का, क्योंकि स्पीड्स कैसी होती हैं, रिलेटिव हो जाती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। अभी इसकी एक मिसाल और देखते हैं। लेकिन ये सब स्पीड लिमिट है उसके लिए कितनी, फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक अल्टीमेट स्पीड कहलाती है। हम इसके 10 या 20% भी अगर पहुंच जाते हैं तो ये बहुत हाई स्पीड कहलाती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लो स्पीड्स पे ही काम करती है, यानी यूँ समझ लो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे काम करेगी। न्यूटोनियन से मुराद है क्लासिकल फिजिक्स, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिकल फिजिक्स तक ही वैलिड है। जब हम इसको बात करेंगे रिलेटिविटी में ना, तो रिलेटिविटी में हम क्या बात करते हैं, हाई स्पीड्स की बात करते हैं। तो हाई स्पीड्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलती, बल्कि वहाँ एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में उसका नाम बता दिया था। अब देखो, अब यहाँ पे इस चीज़ को तो समझना ज़रूरी है, इसके हवाले से कोई सवाल नहीं आता। अब हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसको मान लो मैं कह रहा हूँ, एक नाम दे रहा हूँ एस, इसका नाम दिया मैंने, एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें ये आपका एक्स होगा, या आपका वाई होगा, या आपका जेड होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको शायद और बताई थी कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो स्पेस टाइम कहलाता है। स्पेस टाइम शायद बताया था कि अगर हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो टाइम में ट्रैवल नहीं करेंगे, पता नहीं आपको बताया था, फर्स्ट ईयर को बताया था बहरहाल। अभी सुन लेते हैं बहरहाल, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पेस टाइम। क्या होता है स्पेस टाइम? स्पेस टाइम क्या है, देखो, स्पेस का मतलब है एक्स, वाई और जेड एक्सिस, और टाइम क्या है, टाइम कोई एक्स, वाई, जेड नहीं है, टाइम के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे। देखो, हम जिस स्पेस में रहते हैं, जिसको हम स्पेस कहते हैं, जिसमें, ठीक है, ये हमारा होता है 4 डायमेंशनल। क्या होता है, इसकी 4 डायमेंशन होती हैं। डायमेंशन से मुराद है रास्ते, इसमें 4 तरह के रास्ते होते हैं। देखो, 3 रास्ते तो कहाँ पे होते हैं, स्पेस में, और चौथा रास्ता किस में होता है, टाइम में। देखो, रास्तों से मुराद ये है कि जिसमें से हम ट्रैवल कर सकें, रास्ता वो जिसमें से हम, अब स्पेस में हम 3 तरीक़ों से ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस में हम आगे बढ़ सकते हैं और पीछे जा सकते हैं, ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस। स्पेस में मैं लेफ्टवर्ड जा सकता हूँ और
राइटवर्ड भी जा सकता हूँ। ये मेरा हो गया मान लो z एक्सिस, और मैं ऊपर यानी अपवर्ड भी जा सकता हूँ और डाउनवर्ड भी जा सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया कौन सा एक्सिस। तो हम स्पेस में जो आगे बढ़ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वो कितनी डायमेंशंस में कर सकते हैं? 3 डायमेंशन। उसी को बोलते हैं स्पेस। स्पेस इज़ ऑलवेज 3 डायमेंशनल। अगर ये 2 डायमेंशनल होता, तो 2 डायमेंशन की मिसाल ये होती कि या तो मैं आगे पीछे तो मूव कर सकता था, मैं लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकता था, लेकिन अप डाउन मूव नहीं कर सकता था। मैं एक ऐसी जगह मौजूद होता जहाँ मैं अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकता था। मतलब ऊपर देखने की, ऊपर जाने की, नीचे आने की कोई डायमेंशन होती नहीं। जैसे आप देखते हैं आजकल बने हुए बॉल रूम इतने छोटे छोटे से होते हैं कि जाओ तो सर टकरा रहा होता है, ज़्यादा हाथ ऊपर करो तो हाथ टकरा जाएगा, फंस गए। मतलब आप खाली आगे चढ़ सकते हो, पीछे वो है, लेकिन वो भी 3 डायमेंशन। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें ऊपर की डायमेंशन क्या हो गई? फिक्स, लॉक हो गई। तो हमारा स्पेस कितनी डायमेंशन में? क्योंकि हम आज़ाद हैं, मेरे को मैं अपना हाथ ऐसे घुमा सकता हूँ, पूरा आज़ाद हूँ हर तरफ से। ऐसा नहीं मेरा हाथ कहीं टकरा रहा हो, कहीं फंस रहा हो, नहीं। स्पेस इज़ 3 डायमेंशन है सर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये हो गई 3 डायमेंशन स्पेस। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पेस में कहीं नहीं जा रहे हो, एक जगह खड़े हो, तो फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे आगे बढ़ रहे हो बताओ? अगर आप स्पेस में आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगर मैं 1 घंटे तक यहीं खड़ा रहूं तो क्या घड़ी 3 से 4 नहीं बजेगी? वक्त तो गुजरेगा ना, वक्त तो। अगर मैं स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहा तो मैं खुद ब खुद किस में ट्रैवल कर रहा हूँ? तो जिस चीज़ में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारी डायमेंशन होती है। तो हमारी चौथी डायमेंशन कौन है? टाइम। अच्छा, टाइम में कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली कहानी नहीं है। टाइम में ना हम खुद नहीं चल रहे होते, हम रुके हुए। टाइम एक ऐसा रास्ता है जो पीछे जा रहा है। जब वो पीछे जा रहा है तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम खुद भी भागें और उस वक्त को जल्दी पहुंच जाए जो वक्त हमारे लिए आना था। मतलब अपने फ्यूचर में, अपने आने वाले कल में पहले पहुंच जाएं। ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें अचीव करनी पड़ेगी हाई स्पीड। वो हमें अचीव करनी पड़ेगी। जब ही है ना, वक्त से तेज़ भागना है, वक्त से तेज़ भागना तो क्या करना पड़ेगा? हाई स्पीड अचीव करनी पड़ेगी। नहीं भागना वक्त से तेज़ तो वक्त अपने आप ही खुद ही चलेगा। आप अपने हिसाब से अपने फ्यूचर में खुद ही पहुंच जाओगे। लेकिन चाहते हो वक्त से पहले पहुंच जाऊँ तो क्या करना पड़ेगा? हाई स्पीड्स को अचीव करना पड़ेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं अपने टाइम में आगे जाने के। लेकिन टाइम वो डायमेंशन है, चौथी डायमेंशन है, जिसमें हम अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेस में भले ट्रैवल ना करो, एक जगह बैठे रहो, सारी ज़िंदगी एक जगह बैठे रहो, लेकिन आपकी उम्र तो गुजरेगी ना। आप बच्चे से बड़े, बड़े से बूढ़े तो होंगे ना। तो वक्त में अपने आप ट्रैवल, हाँ, और वक्त सिर्फ एक तरफ चलेगा, 1 डायरेक्शन में। किस तरफ? आगे। वक्त में पीछे नहीं जा सकते। अभी भी हम ये इम्पॉसिबल कहते हैं कि हम वक्त में पीछे, यानी हमारा पास्ट में जाना नामुमकिन है। क्योंकि अगर हमारा पास्ट में जाना मुमकिन होता तो आज हम तुम में से शायद कोई एक ऐसा इंसान होता जो कहता मैं अपने फ्यूचर से आया हूँ। अगर पास्ट में जाना पॉसिबल होता तो हारिस कहता कि मैं कहाँ से आया हूँ? फ्यूचर से आया हूँ। तो ये अपने फ्यूचर से कहाँ पे आता? उसके लिए ये क्या होता? और वो अपने कहाँ से आया होता? फ्यूचर में। जिस तरह एक एलियन आया अपनी किसी और, वो हमने पढ़ा था विजिट स्मॉल प्लैनेट में, मान लो वो उसका अपना एक टाइम था, वो अपने लिहाज से कहाँ पर आ गया? पास्ट में आ गया। तो ये टाइम ट्रैवल होता है। तो अब हम ट्रैवल कर सकते हैं 4 डायमेंशन के अंदर, 3 स्पेस और चौथा टाइम। तो हम जिस यूनिवर्स में, जिस स्पेस में रहते हैं वो स्पेस नहीं है, वो है स्पेस टाइम, यानी 4 डायमेंशनल। ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ बात करूँगा x, y, z और साथ में जैसे x कहा, y कहा, z का, और साथ में क्या इस्तेमाल होगा? t, जिसमें 3 स्पेस के डायमेंशन है, यानी आप स्पेस में कहाँ मौजूद हो, और चौथी डायमेंशन क्या है? t, कि आपका वक्त क्या गुजर रहा है। ठीक है। अब देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसकी स्पीड 0 है, या दूसरे केस में इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। या तो स्पीड 0 हो या स्पीड कैसी हो? ऐसी सूरत में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ, यानी आप जिस जगह मौजूद है या तो वो चीज़ ठहरी हुई है, या अगर भाग रही है तो एक रफ्तार से भाग रही है, रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ऐसा फ्रेम जो होता है वो इनर्शियल, और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। अब मान लेते हैं एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अच्छा मान लो ये एक ऑब्जर्वर था, एक बंदा था, इसको हम ये एक बंदा बना लेते हैं, ठीक है। ये एक बंदा था, ये खुद, हर बंदा खुद एक ऑब्जर्वर है और वही उसका ओरिजिन है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं खुद अपना क्या हूँ, ओरिजिन। मुझसे शुरू हो रहा है एक्स एक्सिस, मुझसे ही शुरू हो रहा है और मुझसे ही मेरा शुरू हो रहा है। आप सबके अपने अपने एक्सिस हैं, हम सब अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने साथ लेके चलते हैं। जैसे आप लोग अपने आबाए साथ लेके चलते हैं, आप लोग अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी साथ लेकर चलते हैं, सही है, 3 डायमेंशन के अंदर ना। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें, मान लो रेस्ट में, ठीक है। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको नाम दे देते हैं एस डैश का। इसकी वजह यह है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, मूविंग। कैसा है, मूविंग। मूविंग से मुराद ये है कि इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये अज्यूम करेंगे कि जो भी रफ्तार है वो कांस्टेंट है। कैसी है, मतलब ये मुसलसल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि हम सारी बातें अभी कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ, तो हम ये अज्यूम करेंगे जो भी चीज़ हम हमारे करीब आ रही है, हमसे दूर जा रही है, वो किस रफ्तार से आ रही है, कांस्टेंट रफ्तार से आ रही है। रफ्तार है लेकिन कैसी है, कांस्टेंट। अब इसके x को मैं x डैश कहूँगा, इसके y को मैं y डैश कहूँगा, इसके z को मैं z डैश कहूँगा, ठीक है। और मान लो एक वक्त ऐसा था जब दोनों रुके हुए थे, जब दोनों, उस वक्त टाइम शुरू नहीं हुआ था, तो उस वक्त टाइम था जब दोनों ही रेस्ट में थे। तो इसका टाइम भी 0, इसका टाइम भी, और अब इसने मूव करना शुरू कर दिया। किसके रेस्पेक्ट से मूव कर रहा है, ये दूसरा बंदा है, ये कोई लड़की है, ठीक है। ये इसको देख के भाग रही है, दूर भाग रही है इससे, ठीक है भाई। अब मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रेम एस डैश मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेम एस विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर। है भाई मैंने खतीजा क्या बताया मैंने, फ्रेम एस डैश फ्रेम एस से दूर भाग रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर। ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन के अंदर है। कैसमें भाई, ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट से, किसके रिलेटिव से, फ्रेम ए, या फिर कोई तीसरा यहाँ मौजूद है, एक और फ्रेम या कोई एक ऑब्जर्वर, जो बंदा यहाँ से खड़ा हुआ है, इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है। इसकी रफ्तार इस सराउंडिंग के लिहाज से कितनी है, 10, और इसकी रफ्तार इसकी रफ्तार इसके लिहाज से भी कितनी होगी, सोचो 10 ही होगी ना, क्योंकि इसकी अपनी रफ्तार क्या है, इसकी अपनी रफ्तार कुछ नहीं है, अभी 0 माना हुआ है मैंने, इसकी अपनी रफ्तार क्या है। तो ये इसको किस रफ्तार में ऑब्जर्व करेगा और 10 मीटर पर सेकंड से दूर जाता हुआ ऑब्जर्व करेगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो गए, रिलेटिव मोशन के अंदर। अब अगर सुनो, अब ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी इसकी तरफ बढ़ने लगे, इसी की तरफ बढ़ने लगे। ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिहाज से किस स्पीड से आ रहा है, मुझे बताओ। इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इसकी स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। क्यों, हाँ, इसकी स्पीड में से ऐसा सिर्फ जब होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे होंगे तो फिर स्पीड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ रहे हो बात। तो यहाँ जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारी कहलाती है क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सिर्फ कब करेंगे, जब हमारे पास स्पीड्स बहुत हाई नहीं हो, लो स्पीड्स। लेकिन जब हम पहुंचेंगे हाई स्पीड पे, हाई स्पीड से मुराद है स्पीड ऑफ लाइट।
अब वहाँ बात करते हैं कि क्या वहाँ ये चीज़ हमें फील होगी या वो चीज़ हमें यहाँ फील नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ किस हद तक काम करेगी, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हो, न्यूटोनियन या क्लासिकल, ठीक है। जब हम हाई स्पीड पे पहुंचेंगे तो वहां ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐड नहीं होगी, तो अब उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। ये देखना ऑन है, सही। अच्छा, अब जहाँ पे जब कहीं सिंबल सी इस्तेमाल होगा तो यहाँ सी से मुराद होगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या चीज़ होगी, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस तरह इस्तेमाल हो 0.9 सी, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, 0.9 सी का मतलब क्या होगा, 0.9 सी का मतलब क्या होगा, 0.9 सी का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट का 90%। स्पीड ऑफ लाइट का ज़रा मुझे बताओ कितना बनेगा। 0.9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या बनता है, 0.9 सी क्या बनेगा, बताओ क्या बनता है। हाँ भाई क्या बन रहा है, इसको साइंटिफिक में बताओ मुझे, एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, 27, हाँ एक्सपोनेंट 6। अच्छा, मैं इसको 8 बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि कंपेयर करना है मुझे, तो क्या करूँगा, पॉइंट यहाँ रखा, एक कदम और 2 कदम, कितना बनेगा 2.7 10 की पावर 8 लाना चाह रहा हूँ, 8 कंपैरिजन में होगी, ठीक है। अब बताओ 2.7 ज़्यादा है या 3, क्योंकि 2.7 इसका कितना हो गया 90%। ये भी हाई स्पीड है, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का कितने फीसद है, 90%, ठीक है। 0.1 सी का मतलब क्या होगा, 0.1 सी का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट का 10%। 0.1 का मतलब 10%, 0.2 का मतलब 20%, 0.1 से 0.9 मतलब 10 से लेके 90%। 0.1 यानी 10%, बताओ कितना बन रहा है। सिंपल क्या करोगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 एक्सपोनेंट 8 से, बताओ क्या आ रहा है, 30 एक्सपोनेंट। अच्छा, अब इसको अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ 8, तो क्या करूँगा बताओ, पॉइंट इधर लास्ट में, एक कदम यहाँ लाऊंगा, 2 कदम इधर लाऊंगा। अब इधर लगाने के लिए फिर एक 0 भी लगाना पड़ेगा ना, तो क्या होगा 0.3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नॉर्मली ये स्पीड है कितनी है, हम इसके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो आप एक काम करो, 0.3 को मल्टीप्लाई करो, अच्छा 10 की पावर 8 का मतलब कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे वो क्या रकम बनती है, कैलकुलेटर में आ रहा है, SD करके देखना है इसको, वरना ये साइंटिफिक में ही रहेगा। क्योंकि देखो 3 0 पे 1000 होता है, 6 पे मिलियन होता है। 0.3 को एक काम करो 100 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। 0.3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, कितना आ रहा है, कितना 30 है ये। और ये जो 6 0 बच रहे हैं, इसका मतलब हुआ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, यानी 30 मिलियन, कितना 30 मिलियन। देखो 6 0 क्या पढ़ते हैं, 6 0 का मतलब क्या होता है, मिलियन। अभी कितना बन रहा है, 30 मिलियन मीटर पर। और लाइट की एक्चुअल स्पीड कितनी है, ये वाली, जिसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो ये कहलाती है 300 मिलियन, क्योंकि 8 0 है ना, 8 लगा दिए। ये कितनी है, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी है, 30 मिलियन मीटर पर
कितना फीसद हो गया इसका? 10%। कितना? क्या आपको लगता है कि ये लाइट की स्पीड का 10% भी बहुत ज़्यादा है? क्या आपको ये फील होता है कि लाइट की स्पीड का 10% भी बहुत ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? एज्यूम 1 सेकंड में कितना फासला? 1 सेकंड में 30 मिलियन। कितना? 1 मिलियन में 10 लाख होता है 1 मिलियन में, और 10 मिलियन को हम बोलते हैं 1 करोड़। तो 30 मिलियन का मतलब सिंपल हुआ 3 कितना? 30 मिलियन कितने करोड़ हो गया? हाँ देखो 10 मिलियन कितने करोड़ होता है बेटा? 10 मिलियन होता है हमारी पाकिस्तानी करेंसी में ना, कितना? 1 करोड़। तो बेटा इसका मतलब 30 मिलियन कितना हुआ? 3, अच्छा तो 3 करोड़ मीटर, विच इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। 3 करोड़ मीटर का फासला कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो मेरा ख्याल है हमारे एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये भी बहुत हाई स्पीड है। तो इट मीन्स कि अगर हम लाइट की स्पीड का 10% भी बात कर रहे हो ना, तो भी हम क्लासिकल में बात नहीं कर रहे, हम किस में बात कर रहे हैं? हम क्वांटम में और हाई स्पीड में बात कर रहे हैं, हम रिलेटिविटी में बात कर रहे हैं, और उस 10% के ऊपर भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऐड नहीं हो सकती। सही है? तो ये हमारी वो लिमिट है। ये वाले जो स्पीड्स की कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लो, क्योंकि देखो बात सुनो, ये जो रफ्तार है ना 3 एक्सपोनेंट 8, ये है अल्टीमेट लिमिट, सॉरी अल्टीमेट स्पीड लिमिट, लिमिट ऑफ स्पीड। इसका मतलब है इससे ज़्यादा जो स्पीड है ना वो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ये बात हमें बताई किसने? अपने नज़रियात को देखते हुए, अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात हमें आइंस्टाइन ने बताई कि इससे ज़्यादा स्पीड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताओ कि अभी हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि अगर 2 गाड़ियाँ, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं ना स्पीड्स के साथ, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे में ऐड हो जाती है, एक दूसरे में, है ना। अब अगर जो है वो एक ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा था 30 की स्पीड से और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ 10 की स्पीड से, तो मुझे वो कितनी स्पीड से आता हुआ फील होगा? हाँ 40 की स्पीड से, क्योंकि जब सामने से एक दूसरे को भागते हुए आ रहे हो ना, तो रफ्तार एक दूसरे में ऐड हो जाती है। देखो ना, अगर मैं नहीं भागता, मैं नहीं खड़ा रहता, तो वो कितनी स्पीड से पहुंचता? 30 की। अब मैं खुद उसकी तरफ 10 की स्पीड से भाग रहा हूँ, मतलब वो मुझ तक जल्दी आ रहा है, मैं उस तक टाइम बच रहा है, इट मीन स्पीड ज़्यादा है। तो आमने सामने से आने से स्पीड होती हैं ऐड, लेकिन ये चीज़ लाइट के साथ नहीं है। ये चीज़ किसके साथ नहीं है? रोशनी के साथ नहीं है। अब देखो रोशनी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि उसमें मज़ीद कोई स्पीड ऐड होके उससे ज़्यादा स्पीड हमें फील होगी। अब गाड़ी में लगी हुई हेडलाइट, बताओ हेडलाइट से क्या चीज़ बाहर आती है? गाड़ी में या ट्रक में लगी हुई हेडलाइट, हेडलाइट से क्या चीज़ आ रही है? अब तक क्या आ रही है? अब जब हम देखते हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो एक तो गाड़ी की अपनी रफ्तार होती है, दूसरा किसकी रफ्तार होती है? उसमें लाइट की रफ्तार होती है। लेकिन गाड़ी लाइट की रफ्तार से नहीं चल रही है, गाड़ी में हेडलाइट से जो रोशनी बाहर निकल रही है ना। अब अगर आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है और सामने दूर दूर तक कुछ नहीं, अंधेरा है, तो जितनी जगह रोशनी को मिलेगी ना, जहाँ तक अंधेरा होगा रोशनी वहाँ तक पहुँच जाए। मैं खाली ऑन करूँगा, मैं लाइट ऑन करूँगा, रोशनी पहुँची होगी। ऐसा नहीं है कि रोशनी मुझे जाते हुए दिखाई देगी कि अभी जाएगी और जाके मैं बटन ऑन करूँगा, रोशनी पहुँच जाए। इसी तरह बिल्कुल आप यहाँ खड़े हुए हो और सामने बहुत दूर से एक गाड़ी जो है वो अपनी हेडलाइट ऑन करती है, तो आप देखते हो फ़ौरन से आपकी आंखों में पड़ती है। ऐसा ही होता है। अब मान लो कि वो गाड़ी सामने से अपनी हेडलाइट ऑन करके आपकी तरफ आ रही है, तो मुझे बताओ रोशनी आपकी तरफ कितनी रफ्तार से आ रही है? रोशनी आपकी तरफ कितनी रफ्तार से आ रही है? गाड़ी तो आ रही है ना, गाड़ी की हेडलाइट भी जल रही है, गाड़ी की हेडलाइट से रोशनी भी आप तक पहुंच रही है, तो वो रोशनी आप तक कितनी रफ्तार से आ रही है? रोशनी कितनी रफ्तार से आएगी आप तक? नॉर्मल सी बात है, रोशनी की रफ्तार कितनी है? 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। अब मान लो उस गाड़ी की अपनी रफ्तार थी 1000 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार थी? गाड़ी की अपनी रफ्तार क्या थी? 1000। तो आप क्या समझते हो, अगर ट्रक की अपनी रफ्तार कितनी है? 1000,
और ट्रक में से निकलने वाली रोशनी की रफ्तार कितनी है? 300 मिलियन। तो क्या रोशनी की रफ्तार 300 मिलियन में वो 1000 मीटर ऐड होनी चाहिए? बताओ। जब आप किसी चीज़ को अपने हाथ में लेके भागते हो तो जो रफ्तार आपकी होती है वही रफ्तार इस चीज़ की होती है। अब ट्रक रोशनी को लेकर आ रहा है, ट्रक किसको लेकर आ रहा है? तो ट्रक की रफ्तार कितनी है और रोशनी की अपनी रफ्तार? रोशनी रुकी हुई नहीं है, रोशनी तो मुसलसल आ रही है। रोशनी आप तक जब भी पहुंच रही है जब ट्रक खड़ा हुआ है, और रोशनी आप तक जब भी पहुंच रही है जब ट्रक आपकी तरफ। रोशनी की रफ्तार में कोई फ़र्क? तो रोशनी की रफ्तार उस वक्त भी कितनी रहेगी? 300 मिलियन मीटर। उस वक्त 300 मिलियन में वो 1000 ऐड नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि रोशनी की रफ्तार अपनी अल्टीमेट लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती अब ज़्यादा। तो इसका मतलब है जो स्पीड्स को मैं ऐड करने की बात कर रहा था ना, वो एडिशन लाइट के साथ नहीं हो सकती। लाइट अपनी स्पीड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, उसका डबल तो दूर की बात है ये ना। तो हम ये कहेंगे कि रोशनी की रफ्तार किसी के लिए नहीं बदलती। रोशनी की रफ्तार हर ऑब्जर्वर के लिए, जो भले रेस्ट में हो या भले खुद उसकी तरफ, आप रोशनी की तरफ भाग रहे हो ना और रोशनी आपकी तरफ आ रही हो, तब भी आपको रोशनी उतनी ही रफ्तार से आती हुई दिखेगी जो उसकी नॉर्मली। जो चीज़ आपकी तरफ आती है और आप उसकी तरफ जाते हो तो दोनों की रफ्तार एक दूसरे में हो जाती हैं क्या? ऐड। और दोनों को एक दूसरे की रफ्तार एक्चुअल से ज़्यादा फील होती है। 10 वाले को 40 और 30 वाले को भी 40 फील हो रही है, दोनों ऐड हो गई। लेकिन रोशनी के साथ ये मामला, हम ये बोलेंगे कि जो रोशनी की रफ्तार है ना, वो मेरे लिए तुम्हारे लिए, हर उस बंदे के लिए जो भले रेस्ट में है या भले किसी भी रफ्तार से रोशनी की तरफ भाग रहा है, उसके लिए रोशनी की रफ्तार बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो हम ये बोलेंगे कि रोशनी की रफ्तार हर किसी के लिए कैसी है? कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ आ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये आपका पहला पोस्टुलेट है किसका? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। आइए चलो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, मैं इसके 2 पॉइंट हैं फ़िलहाल। जो मैंने पॉइंट अभी आपको डिक्टेट किया है वो एक्चुअल में दूसरा पॉइंट है। खैर मैं आगे पीछे लिखवा दूँ, मसला नहीं, आप 2 पॉइंट्स नोट कर लो, पहले सीक्वेंस बता दूंगा। देखो, पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सारी कहानी बता के कि भाई रोशनी की रफ्तार किसी के लिए नहीं बदलती, बल्कि सब चीज़ें बदल जाती हैं। किसके लिए? रोशनी। रोशनी किसी के लिए नहीं बदलती, सब बदल जाते हैं। किसके लिए? रोशनी के लिए। यानी ये वाला जुमला याद रख लें कि रोशनी किसी के लिए नहीं बदलेगी, आप सब बदल जाएंगे। किसके लिए? अब ये रोशनी कोई लड़की नहीं है, रोशनी रोशनी है। मैं ये नहीं बोला रोशनी के लिए सब बदल जाएंगे, रोशनी रोशनी है। ये वैसे रोशनी लड़कियों का नाम होता है। अच्छा, क्या लिखेंगे? देखो भाई, स्पीड ऑफ लाइट is a universal constant. It is same for all the observers. It is same for all the observers either at rest or moving with uniform velocity. Speed of light is a universal constant. It is same for all the observer either at rest or मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, जो मैं आपको नोट दूंगा उसकी वर्डिंग अगर थोड़ी बहुत डिफरेंट हो
तो आप उसको देख लेना। ये मैं समझाने के लिए आपको मैंने वर्डिंग लिखवाई है, क्योंकि नोट्स में जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो बुक वाली वर्डिंग मैंने लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको यहाँ समझो, बुक में कुछ इस तरह लिखा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर मतलब देखो स्टेट दो तरह की होती हैं, या तो कोई रेस्ट में होता है या कोई मोशन में होता है। अब कोई ऑब्जर्वर भले रेस्ट में हो भले मूव कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जो कि कौन से होंगे, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बताया था। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे जो कि कौन से वाले होंगे, इनर्शियल की डेफिनेशन ये है कि या तो वो रेस्ट में हो या वो मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म। उन सब के लिए रोशनी की रफ्तार कैसी है, सेम है। सो विच इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, और रोशनी की रफ्तार को आपने रखना याद। अच्छा ये मैंने पहला लिखवाया, बट इनफैक्ट ये दूसरा पॉइंट है, मैं आपको दूसरा नीचे लिखवा देता हूँ, और यही आपके दो पोस्टुलेट्स बनते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ चला, डस्टर कहाँ रखा है, मुनीब डस्टर लाना। अच्छा अब देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सबसे पहला पोस्टुलेट आता है ना, वो वही है जो मैंने आपको लिखवाया था, किसमें, जो मैंने आपको लिखवाया था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में जो मैंने आपको बात लिखवाई है वही असल में पहला पोस्टुलेट कहलाता है। ज़रा उस पॉइंट के ऊपर आओ। पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था कि कुछ इस तरह से होगा, मैं लिख देता हूँ, उसको ज़रा मैच कर लेना। ऑल दी लॉज ऑफ फिजिक्स, या वर्डिंग थोड़ा फ़र्क होगा कि द डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ, जो मैं लिखवाया था आइंस्टाइन एज्यूम, लिखवाया था, मैं उसको यहाँ इन शॉर्ट बता रहा हूँ। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्विवेलेंट फॉर देयर स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसको अभी इस तरह से नोट कर लें, और इसके वो दोनों पॉइंट्स जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ से इसको आप याद करना। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जो एक्चुअल में पहला पॉइंट है, मतलब ये बात क्लियर कर लो, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट पहले आएगा, और वो पॉइंट क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि जितने भी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो या तो रेस्ट में हैं या फिर अगर मूव कर रहे हैं तो किस रफ्तार से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट रफ्तार से। मतलब हम उसमें बैठे हुए हों तो हमें नहीं फील हो रहा हो कि हम मूव, हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कोई बैरूनी ताकत हमारे ऊपर मुदाखलत, तो उस वक्त अगर हम फिज़िक्स का कोई भी लॉ परफॉर्म करेंगे तो वो हर लॉ हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा ही साबित होगा, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन बशर्ते कि वो तमाम फ्रेम कैसे होने चाहिए, इनर्शियल। हाँ, अब एक आप परफॉर्म कर रहे हो इनर्शियल में, एक परफॉर्म कर रहे हो नॉन इनर्शियल। एक आप ट्रेन में बैठे हो जो स्मूथ चल रही है, और एक आप झूले में बैठे हो जो मुसलसल कभी तेज़ हो रहा है कभी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कोई भी लॉ स्मूथली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ फिर वो इख्तिलाफ आ जाएगा। सो लिहाजा पहला पोस्टुलेट यही है कि जितने भी लॉज ऑफ फिज़िक्स आप परफॉर्म करोगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे बराबर होंगे, दुरुस्त होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, सिर्फ कब, कि जब वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हों, इनर्शियल। और दूसरा क्या है कि तमाम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हों किसी भी रफ्तार से, लेकिन कांस्टेंट रफ्तार से हो, या फिर वो रेस्ट में हो, उनके लिए, उन सब के लिए रोशनी की रफ्तार कैसी है, उन सब के लिए रोशनी की रफ्तार कांस्टेंट है। मतलब रोशनी की रफ्तार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देखने वाले पे फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने ये बोला रोशनी के लिए चीज़ें बदल जाएंगी,
लेकिन रोशनी किसी के लिए नहीं बदलेगी। सो रोशनी यानी स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये दोनों पोस्टुलेट किस में पढ़े जाएंगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ख़ास तौर से डील करती है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कैसे होते हैं? इनर्शियल। कैसे होते हैं? और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल आ जाएंगे तो फिर वहाँ स्पेशल थ्योरी नहीं रहेगी, वहाँ एक नई थ्योरी आएगी, उसे बोलेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका काम हमारी दुनिया में कम है बल्कि स्पेस में ज़्यादा है। मैं आपको बताया था कि जब हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, जिसके ज़रिए हम गूगल मैप चला रहे होते हैं, गूगल मैप पे जो हमारी लोकेशन आ रही होती है वो सैटेलाइट के ज़रिए आती है। अब जिस जगह सैटेलाइट मौजूद है वहाँ के और ज़मीन के यहाँ के वक्त में है फ़र्क, वक्त में है, क्योंकि उस जगह का वक्त अलग चल रहा है, ज़मीन का वक्त अलग। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वक्त डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। ज़्यादा ग्रेविटी होगी वक्त स्लो चलेगा, कम ग्रेविटी होगी वक्त फास्ट चलेगा। अब हमारी ज़मीन की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर हम स्पेस में जाते हैं तो ऊपर जाते जाते ग्रेविटी होगी कम, ग्रेविटी कम होती जाएगी तो वहाँ गुजरने वाला वक्त होता जाएगा ज़्यादा। तो मतलब टाइम मैच नहीं कर रहा होगा, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज, टाइम सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा होगा। तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी को स्टडी करने के बाद हमने ये पता लगाया कि दोनों के टाइम में कितना फ़र्क आ रहा है। उस गैप को हमने रिमूव किया, करेक्शंस को दुरुस्त किया और फिर हमें सैटेलाइट से हमारी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल रही है। वरना हो ये रहा था जब इसको शुरू में बनाया गया कि जो लोकेशन वो बता रहा होगा वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा होगा, टाइम का डिफरेंस बता रहा होगा। आप हो कहीं बता कहीं और रहे। ये सारी मिस कैलकुलेशन किस वजह से आ सकती हैं? क्योंकि ज़मीन के और जहाँ स्पेस में सैटेलाइट है वहाँ के टाइम में है। उस कैलकुलेशन को कौन रिमूव करा, किसने रिमूव करा? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जो कि टाइम के डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हमें समझाती है। सही है। तो फिलहाल अभी ये हमारे स्पेशल के पोस्टुलेट्स हो गए। अब इसके आएंगे कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। और लॉन्ग सवाल कैसे आता है? वो कहता है डिस्क्राइब या राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ये दो पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, और डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थ्योरी। तो उसके 4 नताइज हैं, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और उसके फार्मूलाज बताने। और वहीं इस्तेमाल होगा वो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, और हम उसको अगले टॉपिक में देखेंगे। वो 4 होते हैं, ठीक है। वो मैं खाली नाम लिख रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, पहला होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है मास वेरिएशन। तीसरा होता है टाइम डायलेशन। और चौथा होता है मास एनर्जी रिलेशन। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 4 होंगे। इन चारों को हमने थोड़ा डिटेल में समझना है। इनकी थ्योरी होगी, इनके फार्मूलाज होंगे। ये पूरा एक लॉन्ग सवाल आपके पास बनकर आएगा, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक के आपके पास होंगे न्यूमेरिकल। तो आपका रिलेटिविटी का टॉपिक इस टॉपिक पे ख़त्म हो जाएगा जब आप ये चारों कंप्लीट कर लेंगे और इनके न्यूमेरिकल करेंगे।